नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। कांग्रेस द्वारा डिजिटल सदस्यता अभियान की गई शुरुआत। दुर्ग के कांग्रेस भवन में शुभारंभ। पीसीसी अध्यक्ष सहित वरिष्ठ कांग्रेस जन हुए शामिल। दुर्ग शहर में सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा गरमाया। चौड़ीकरण में भेदभाव का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन कर जताया आक्रोश। और सहारा इंडिया के निवेशकों को मैच्योरिटी का पैसा दिलाने कल्याण सेवा संगठन ने प्रधानमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सहारा इंडिया के एजेंटों पर गुमराह करने का लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को तेज करने के साथ ही कांग्रेस की सरकारों द्वारा किए गए कार्य जनता के बीच उजागर करने मुहिम को लेकर दुर्ग में डिजिटल सदस्यता अभियान पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। पूरे देश में जहां भी कांग्रेस की सरकार है, साथ ही कांग्रेस पार्टियों द्वारा किए गए कार्यों का आम जनमानस तक इसकी जानकारियां उपलब्ध कराने अब कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के दिशा निर्देश पर डिजिटल व सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ मजबूत करने डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यशाला का आयोजन कर कांग्रेस के पदाधिकारी व युवा कार्यकर्ताओं के बीच पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को दुर्ग के राजीव भवन में डिजिटल सदस्यता अभियान का दुर्ग संभागीय प्रशिक्षण शिविर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे आईटी सेल के पदाधिकारी व कांग्रेसियों का लिस्ट नेताओं ने किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग कर कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को आम जनों तक पहुंचाया जाए, इसे लेकर बातें कही। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने कांग्रेस के विशाल मीणा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, महामंत्री पीसीसी चंद्रशेखर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी शामिल रहे। 15 साल तक हम लोग विपक्ष में रहे। हम भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष में थे। मोहन मरकाम भी यहाँ बैठे वो भी विपक्ष में थे और लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अनेक तरीकों से घेरते थे। और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किसान और नौजवान पूरी तरीके से त्रस्त थे। किसानों के आत्महत्या के समाचार प्रतिदिन हमको समाचार पत्रों के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से सुनने को मिलते थे, जो कि इसलिए मिलते थे कि किसान कर्ज में डूबे हैं, धान में समर्थन मूल्य उन्हें नहीं मिल रहा है। तो जैसे युग में जहाँ पे सोशल मीडिया, मोबाइल संचार क्रांति हमारे चुनावी रणनीति को प्रभावित बहुत गहराई से कर रहा है, इस चीज को समझने के लिए और डेटा का क्या महत्व है इस चुनावी रणनीति में जो तमाम पार्टियां इस तरह से कर रही है, भारतीय जनता पार्टी हो या कहीं क्षेत्रीय दल हो, कहीं ना कहीं लगता है कि वो हम लोगों से ज्यादा तत्परता के साथ वो उस ओर बढ़ रहे हैं। तो इस चीज को समझने के लिए और इस चीज को कलेक्ट करके चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सिर्फ 22 महीने रह गए हैं चुनाव। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ भिलाई 3 द्वारा आयोजित कोविड काल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों का सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ भिलाई 3 के द्वारा आयोजित कोविड काल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का सम्मान किया गया। ये सम्मान कोविड काल में कोविड नियंत्रण, रोकथाम व बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका पूरी निष्ठा से करने वाले चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, सेक्टर सुपरवाइजर, एएनएम, शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, हायर एएनएम व वेरीफायर तथा नियमित ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, जीवनदीप समिति के सदस्यों सहित स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को महापौर निर्मल कोसरे ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सैयद असलम व स्वास्थ्य विभाग भिलाई 3 के अधिकारी व कर्मचारियों ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए सभी को सम्मानित किया।
वहीं इसे लेकर शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभारी सैयद असलम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में महापौर नगर निगम चरोदा के कार्यकमलों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को कोविड काल में उत्कृष्ट कार्य सेवा और कोविड को रोकथाम नियंत्रण के अंतर्गत उनकी सेवाओं को देखते हुए प्रशस्ति पत्र और उनका सम्मान किया गया प्रशस्ति पत्र देके। और ये बहुत एक अच्छा अवसर रहा कि पहले कार्यकाल में माननीय महापौर निर्मल कोसरे जी उपस्थित होकर अपने MIC सदस्यों के साथ हम सब का हौसला वर्धन किए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में उनकी इस उपस्थिति में यह प्रतीत होता है कि वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से, और उन्होंने कहा भी है कि जो भी ज़रूरत होगा मैं अपने निगम से और निगम के सदस्यों के द्वारा या जो भी होगा उसके साथ में मिलकर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरा काम करेंगे। तो हमने भी विश्वास दिलाया है और उनके सम्मान स्वरूप हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारे कर्मचारियों का, अधिकारियों का जो सम्मान दिया है उसके लिए हम हृदय से आभारी होंगे। इस अवसर पर नगर निगम भिलाई चरोदा के MIC सदस्य सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। सड़क उन्नयन कार्य में हो रहे भेदभाव में रोक लगाकर संपूर्ण सड़क का एक समान चौड़ीकरण करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर महामहिम राज्यपाल के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। दुर्ग शहर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर भाजपा के द्वारा लगातार भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले भाजपा के पदाधिकारियों व हिंदू समाज के लोगों ने अपना आक्रोश प्रकट करते हुए रैली की शक्ल में नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया और साथ ही हनुमान चालीसा पढ़कर कलेक्ट्रेट के गेट में अपना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि शहर में हो रहे सड़क चौड़ीकरण को लेकर भाजपा सहित अन्य हिंदू संगठनों द्वारा भेदभाव का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए 67 करोड़ रुपए की राशि से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दुर्ग शहर के प्रमुख मार्गों को नेहरू नगर चौक से पुलगांव चौक तक चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें उक्त मार्ग पर सनातन धर्म की कई प्राचीन मंदिर स्थापित है, जिसमें प्रमुख रूप से मालवीय नगर दुर्ग बस स्टैंड व गंज मंडी के सामने हनुमान जी की प्राचीन मंदिर स्थापित है, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा हटाए जाने का आदेश कर उन्हें हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं बस स्टैंड के सामने एक विशेष समुदाय का पूजा घर स्थल है, जहां अन्य शासकीय कार्यालय भी स्थित है, जिसकी बाउंड्री वॉल सड़क चौड़ीकरण में बाधक है, जिसे नजरअंदाज कर भेदभाव पूर्वक एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। इसके विरोध में सभी संगठन के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम दुर्ग जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। इसे लेकर ज्ञापन देने पहुंचे पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हिंदू समाज, ब्राह्मण समाज और मंदिर में पूजा करने वाले हमारे पंडितों के द्वारा आज सुबह 11 बजे बस स्टैंड प्रांगण में जो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर है, उसको तोड़ने का नोटिस जारी हुआ, जिसके विरोध में पूरा हिंदू समाज एक होकर के माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। विषय यह है कि रोड का जो चौड़ीकरण हो रहा है उसमें एक साइड मंदिर है और दूसरे तरफ अन्य धर्म स्थल है, जिसमें उसमें भेदभाव करते हुए मंदिर को तोड़ने का प्रयास हो रहा है और अन्य जो धर्म स्थल है उसको छुआ भी नहीं जा रहा है। PWD गाइडलाइन के हिसाब से सेंटर पॉइंट से 7 मीटर लेफ्ट और 7 मीटर राइट में सड़कें बनना चाहिए, लेकिन कहीं पर 4 मीटर कर रहे हैं, कहीं पर 5 मीटर कर रहे हैं और एक किसी विशेष समुदाय के धर्म स्थल को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने जिलाधीश महोदय से ही मांग किया है कि किसी के हम विकास के साथ में अगर मंदिर का स्थल को परिवर्तित करके दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार से अन्य जो धार्मिक स्थल है उसमें भी निर्माण हो और एक सड़क अच्छा और सुंदर सड़क बने, एक्सीडेंट मुक्त हमारा दुर्ग हो। इस विषय को लेकर के माननीय जिलाधीश महोदय से बात। भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है, वो गलत बात कर रहे हैं। माननीय विधायक जी, आप हम लोग सब शिक्षित हैं और एस्टीमेट के आधार पर कुछ भी शासकीय कार्य होता है। एस्टीमेट में आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी सड़क अगर निर्माण होता है, सड़क का एक
मापदंड रहता है। कोई भी सड़क 12 मीटर 15 मीटर इस टाइप से उनका रेशो रहता है, उसके आधार पर काम होता है। ड्रेन टू ड्रेन मैं जहाँ तक समझता हूँ ये PWD का गाइडलाइन है। ड्रेन टू ड्रेन 7.5 सेंटर से लेके 7.5 मीटर लेफ्ट और 7.5 मीटर राइट, ये ड्रेन टू ड्रेन का इसका वर्किंग एस्टिमेट बना हुआ है। के माध्यम से जिला प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ कि अभी यह त्योहार है, आप देख जाइए हमारे साथ बंधुओं के साथ छोड़ रहे हैं और उसके बाद होगा उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से और सिर्फ इस हम सवाल यहाँ इस विरोध प्रदर्शन के लिए बहुत ही भावनाओं को व्यक्त करते हुए हम ये नहीं चाहते यहाँ से विकास कार्यालय तक हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जो न्यायपूर्वक कार्रवाई बनाए रखे वो हम प्रकार का ऐसी कोई कार्यवाही ऐसा कोई ना करे। धर्म है न्यायपूर्वक ही स्थापना करवाए, पूरे समाज में निवास करने वाले समस्त लोग हमारे भाई बंधु हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं सहारा ग्रुप द्वारा निवेशकों को पैसा नहीं लौटाने, सहारा के एजेंटों द्वारा दोबारा निवेश के लिए दबाव बनाने आदि को लेकर कल्याण सेवा जन जागृति संगठन द्वारा प्रधानमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में निवेशकों का भुगतान कराए जाने की मांग की गई है। सहारा इंडिया द्वारा मैच्योरिटी होने के बाद भी अपने निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया जा रहा है। शहर में ऐसे कमजोर आय वर्ग के अनेक निवेशक हैं जो अपनी गाढ़ी कमाई से सहारा इंडिया कंपनी में निवेश किए थे। इनकी निवेश की समय सीमा पूर्ण होने के बावजूद कंपनी द्वारा भुगतान के लिए गुमराह किया जा रहा है। पैसा लौटाने, सहारा की संपत्ति को सीज करने कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के सुमन शील ने प्रधानमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें निवेशकों का रुपए कंपनी से दिलाए जाने की मांग की गई है। सहारा इंडिया कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों का जिनका की निवेश किए गए समय अवधि हो जाने के बावजूद आज तक सहारा इंडिया के द्वारा उनके रकम को नहीं देने और ऐसे निवेशक जिनकी समय अवधि हो जाने के बावजूद आज विगत 4-5 वर्षों से सहारा इंडिया के ब्रांच ऑफिसों में चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे निवेशकों का एक प्रतिनिधि दल कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के बैनर तले आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के अनुपस्थिति में अपर कलेक्टर जागेश्वर कौशल जी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में यह बताया गया है कि वर्तमान में ऐसे निवेशक जो अपने पैसे को बचत पैसे जमा कर अपने लड़कियों की शादी के लिए रखे थे, जिनका रकम नहीं मिलने के कारण कई तरह की परेशानी से जूझना पड़ रहा है, ऐसे निवेशकों का रकम देने के लिए सहारा इंडिया के समस्त उनके पूंजियों को सरकार जब्त कर नीलामी कर उन्हें जल्द से जल्द उनके जमा रकम को लौटाया जाए तथा साथ ही केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों का निवेश ऐसे सहारा कंपनियों में लगाया गया है उनके रुपयों को लौटाने में पूर्ण रूप से मदद होना चाहिए और केवल सरकार ही नहीं सारे जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है, जिसके तहत हम लोगों ने इस संबंध में 2 फरवरी से सहारा इंडिया के निवेशकों को रुपए दिलाने को लेकर घर घर जाकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाने तथा निवेशकों को जोड़ने का एक आंदोलन जन अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। उसकी भी जानकारी जिला अपर कलेक्टर को दी गई है। गौरतलब है कि सहारा के निवेशक ब्रांच ऑफिस और एजेंटों के पीछे चक्कर काटकर परेशान हो चुके हैं। भुगतान के नाम पर इन्हें केवल गुमराह किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। भिलाई स्थित फील परमार्थ फाउंडेशन में हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन द्वारा MIC मेंबर लक्ष्मीपति राजू का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान MIC मेंबर लक्ष्मीपति राजू ने बुजुर्गों के साथ मिलकर केक काटा और उनसे आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन द्वारा फाउंडेशन को सूखे राशन की व्यवस्था भी की गई। हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन द्वारा आज
लक्ष्मीपति राजू जी के जन्मदिन के अवसर पर बुजुर्गों के साथ मिलकर केक काटा गया और बुजुर्गों को कच्चा राशन वितरण किया गया। और लक्ष्मीपति राजू जी ने आश्वस्त किया है कि आगे भी वह उनको किसी प्रकार की जरूरत अन्य चीजें की होंगी तो वो उनके साथ रहेंगे। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध है। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7773077722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। रायगढ़ एसपी अभिषेक मीणा के निर्देश पर बरमकेला थाना प्रभारी निरीक्षक ध्रुव कुमार मार्कंडे के नेतृत्व में थाने की टीम ने बस स्टैंड में साधु का कपड़ा पहनकर बैठे व्यक्ति की तलाशी लेकर उसके पास से इन्वर्टर सेट में छुपा कर रखे 14 किलो गांजा बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी बरमकेला थाना प्रभारी निरीक्षक ध्रुव कुमार मार्कंडेय ने कुछ इस प्रकार से दी। तो बताएंगे सर, क्या ये मामला और किस तरह इसको पकड़ा गया है? हाँ, कल की बात है, शाम की 4-5 बजे की बात है, 4:30 बजे की। हमको ये जानकारी मिली थी कि बस स्टैंड में प्रतीक्षालय है, वहाँ एक साधु के वेश में आदमी बैठा हुआ है और वो गेरुआ वस्त्र धारण किया है और सर में भी एक गमछा बांधा है जिसमें राम नाम सब लिखा हुआ है, बाल दाढ़ी बढ़ा हुआ है, साधु के वेश में, टोटल मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक साधु वेश में। और उनके पास एक बोरी रखी हुई है और एक इन्वर्टर रखा हुआ है। तो बोले कि वो कहीं जाने वाने का इंतजार कर रहा है, तो हमारे स्टाफ को फिर हमने भेज के उसकी तस्दीक कराया तो पता चला कि वो उसमें गांजा वांजा रखा है। तो फिर उसकी प्रक्रिया करवाने के बाद फिर उससे पूछताछ हुई। उन्होंने अपने नाम बताया, अरुण कुमार पंचाल, पिताजी का नाम हरदेव कुमार पंचाल स्वर्गीय, और ये रहने वाले, ये 52 साल है इनकी उम्र, और रहने वाले चीरगांव, जिला
झांसी उत्तर प्रदेश का रहने वाले हैं और ये लोग स्थानीय तौर पे ये आपके सूर्य नारायण वगैरह में कहीं किराए लेके मकान में रहते हैं। कल हमने वेरीफाई किया था, जहाँ रहने के लिए बोला था वहाँ पर, लेकिन वेरीफाई करने के बाद वहाँ पर और कोई आदमी या कोई सामान नहीं मिला और इनसे पूछताछ करने पर बताया कि ये उड़ीसा से लेके गांजा आ रहे थे और ये लेके झांसी वापस जाते हैं। सर पूछना चाहूंगी, इन्होंने अपराध करना कबूला है? हाँ हाँ, हमारे पास तो जो सामान मिला है उसको तो कैसे डिनाई करेगा। जो सामान उनके पास है उनसे बारे में पूछा, हाँ मैं लेके जा रहा था। ये अभी भी 2-3 महीने पहले ये उड़ीसा थाना क्षेत्र में कोई सोनपुर जिला उला के आसपास में ये बंद भी था। तो ये मान के चल सकते हैं जिधर राज्यों से इस तरह की आवक हो रही है, जो तस्करी कर रहे हैं ये बेच बदल के, इसको हम लोग रोकने का प्रयास चल रहा है। बॉर्डर के थाने हैं, सभी को अलर्ट है हम लोग और बहुत कम मतलब हमारे यहाँ से बच के जा पाते हैं क्योंकि हमारे नेटवर्किंग बहुत अच्छे चल रहे हैं। यहाँ से लेकर हम उड़ीसा तक हमारे नेटवर्किंग है अंदर तक और हमारे डोगरीपाली थाना हो गए और सरिया थाना हो गए। हमारे एसपी साहब भी इस मामले में बहुत अलर्ट है। हमारे सारे एसडीओपी साहब हमारे पकड़े गए गांजे की कीमत कितनी होगी लगभग? ये 14 किलो है तो 14 पैसे 70 मतलब 1 लाख के लगभग की है ये गांजा, कीमत 1 लाख के लगभग। तो किस तरह की कार्रवाई की गई है? ये इसमें 20 नार्कोटिक एक्ट एनडीपीएस की कार्रवाई की गई है आज और कार्रवाई करके इनको आज हम जेल में मतलब न्यायालय से रिमांड ले रहे हैं। धन्यवाद सर, और कार्रवाई होती रहेगी। थैंक यू मैडम। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा अब एक नई पहल करते हुए कोविड काल में तबाह हुए एवं अपना सब कुछ गंवा चुके परिजनों का हाथ थामकर एक बार फिर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। बीते 2 वर्षों में कोरोना का कहर इस तरह बरपा कि छोटे तबके के कई परिवार तबाह हो गए और कई तो ऐसे बिखरे कि अब उनका संगठित हो पाना नामुमकिन है। परंतु ऐसे समय में ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट ने एक अनूठी पहल करते हुए हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत कर काफी नेक काम किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत ऐसे परिवार जिनकी रोजी रोटी तक छिन गई थी और उनके पास भूखों मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, ऐसे लोगों को नया जीवन देने के मकसद से ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट ने इस हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट के तहत जरूरतमंदों को अपना स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु जिन्हें सिलाई कढ़ाई का काम आता है उन्हें सिलाई मशीनें प्रदान की गई। साथ ही जो लोग मनिहारी का काम करते थे उन्हें सौंदर्य से संबंधित सामग्रियां उपलब्ध कराई गई हैं और जो परिवार यह सब नहीं कर सकता उनकी जीविका चलाने के लिए एक छोटा किराना स्टोर प्रारंभ करने के लिए किराना की सामग्रियां उपलब्ध कराई गई हैं। यकीनन इस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा यह कार्य परिवार को राहत तो देगा ही, इसके साथ तबाह हो चुके परिवारों का मनोबल भी काफी बढ़ेगा। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा शुरू किए गए हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट की जानकारी प्रदेश सचिव शब्बीर अहमद सहित अन्य पदाधिकारियों ने दी। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिक निगम भिलाई के पूर्व एल्डरमैन अरविंद राय ने ट्रस्ट के द्वारा प्रारंभ किए गए इस प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए ढेरों बधाइयां दी। शब्बीर खान, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का सचिव छत्तीसगढ़। जैसा कि ये हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट कोविड-19 के नाम से हमने शुरू किया है और इसमें जो है कोविड-19 की वजह से जिनके परिवार जो बर्बाद हो गए थे, जिनका कारोबार ख़त्म हो गया था, ऐसे लोगों को दोबारा पैरों पर खड़ा करने के लिए हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है। ज़कात फाउंडेशन और हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से जो है ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत आज भिलाई में 45 लोगों को सिलाई मशीन और जनरल दुकान के लिए जनरल आइटम और कुछ किराने की चीज़ें जो है किराने दुकान शुरू करने के लिए दिया गया है। इस तरह का हमारा प्रोजेक्ट और बड़ा भी है जिसमें आगे चल के हम लगभग 10,000 लोगों को ये मदद करना चाहते हैं। उसमें 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन हम आगे चल के देंगे विदाउट इंटरेस्ट, क्योंकि ब्याज पे जो लोन मिलता है वो ब्याज चुकाते चुकाते आदमी का घर बार सब खत्म हो जाता है। इसलिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है ताकि उनको ब्याज से बचाया जाए और वापस से फिर वो अपने कारोबार को शुरू कर सकें, अपना और अपने परिवार का पेट भर सकें और जो है समाज के में आगे बढ़ें, समाज की सेवा भी करें वो और देश की भी सेवा करें। इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं रेहाना परवीन, जमात इस्लामी हिंद की स्टेट नाज़िमा। आज यहाँ ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से जो कोविड-19 की वजह से जो लोगों के रोज़गार बंद हो गए हैं, ऐसे ज़रूरतमंद लोग जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कोविड की वजह से, उनको यहाँ पे सिलाई मशीन, राशन, कुछ ज्वेलरीज और कुछ कपड़ों की उनको बिजनेस बनाने के लिए यहाँ मदद की जा रही है। और आगे भी ये ट्रस्ट इसी तरह से कोविड से प्रभावित या और दूसरे जो भी ज़रूरतमंद लोग होंगे उनके लिए काम करता रहेगा। जैसे कि अभी बताए हैं हमारे अमीर हमद का, उस तरह की मदद इनको की जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है, मैं ह्यूमन वेलफेयर
फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है और हम इस आपदा के मौके पे जो लोग बेरोजगार हो गए, जो लोग परेशान हाल हुए हैं, ऐसे में लोगों को भेजने के कोई साधन नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। यही वजह है कि ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक निर्णय लिया कि मजबूत भारत को बनाना है तो भारत के लोगों को मजबूत करना होगा। इसी के तहत हम ये छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी बड़ी कोशिश करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त भिलाई के अंदर 35 लोगों को दिया जा रहा है। नमस्कार भैया, मैं ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि ये जो जगह है कैंप क्षेत्र, आप सभी को पता होगा ये श्रमिक बहुल्य क्षेत्र है। यहीं ये पूरे भिलाई में सबसे ज़्यादा गरीब और ज़रूरतमंद लोग जो हैं इसी क्षेत्र में रहते हैं। तो जो इनका एसोसिएशन है, ये जो प्रोजेक्ट है हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट, इनका ये सोच है कि जो कोविड के समय जो लोग कुछ लोग का परिवार टूट गया, कुछ लोग अपने परिवार के बड़े को जो जिम्मेदार थे, जिनके वजह से परिवार चलता था, उनको खो दिया। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग थे ज़रूरतमंद जिन्होंने अपना मतलब रोजगार खोया। जो दुकान चलती थी वो दुकान का धंधा, सब चीज़ मतलब आप किसी से छुपा नहीं है कि वो कोविड का समय कैसा था और उसमें कितने परिवार बर्बाद हुए, कितने लोगों का धंधा व्यवसाय बर्बाद हुआ। तो ये हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से जो वैसे लोग जो समाज के जो गरीब तबके के लोग थे, कहीं छूट गए थे, उनको इस हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि उन गरीब लोगों को साथ ही साथ हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, उन लोगों को भी समाज में मुख्य धारा से जोड़कर उनके विकास की जिम्मेदारी है। और इसके लिए मैं जो इनका एसोसिएशन है उसको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ऐसा जो नेक काम है वो ईश्वर का काम है, वो अल्लाह का काम है। और ये जितने लोग छूट गए थे कहीं, उनको एक विश्वास होगा और वो जीवन में कहीं जिनका परिवार तंगे हाली से परेशान था, उनको कुछ सुकून मिलेगा और वो फिर से अपने जो जीवन की गाड़ी उनकी कहीं पटरी से उतर गई थी, वो फिर से पटरी पे दौड़ेगी और उनके घर खुशहाल होंगे। यही कामना के साथ मैं इनका भी धन्यवाद कहता हूँ और ये इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर व्यक्ति का धन्यवाद कहता हूँ। क्योंकि ये जो सोच है बहुत ही नेक सोच है और बहुत ही सुंदर सोच है। इससे हर व्यक्ति का विकास होगा और हर जो गरीब व्यक्ति है उसको हम अपने समाज के साथ, मुख्य धारा के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने में प्रयास करेंगे। बीते कोरोना काल में तबाह हुए कई परिवार इसलिए भी बिखर गए कि उनके परिवार के मुखिया ने जिंदगी से हार मानकर आत्महत्या कर ली और कुछ परिवार के पालकों को कोरोना महामारी ने खा लिया। परंतु अब ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट की बदौलत यकीनन ऐसे परिवारों को आर्थिक और मानसिक दोनों मदद मिल पाएगी और एक बार फिर ऐसे परिवारों की जिंदगी दोबारा पटरी पर आकर एक नई दौड़ लगा पाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा 9 नवंबर को किसानों से किए गए वायदे पूरे नहीं करने के खिलाफ असंतुष्ट और आक्रोशित किसानों द्वारा विश्वासघात दिवस का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा 9 नवंबर को किसानों से किए गए वायदे को पूरा न करने के खिलाफ असंतुष्ट और आक्रोशित किसानों द्वारा सोमवार को पूरे देश में विश्वासघात दिवस का आयोजन किया गया, जिसके तहत दुर्ग के हिंदी भवन के सामने आक्रोशित किसानों ने वादा निभाव को लेकर अपना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने किसानों के 1 साल से अधिक चले किसान आंदोलन के दबाव में 3 कृषि कानूनों को वापस लिया है। वहीं दुर्ग संयोजक राजकुमार गुप्त, पुरुषोत्तम बघेला, कल्याण सिंह ठाकुर, पूरनलाल साहू, मंगलूराम बघेल ने बताया कि केंद्र सरकार ने कृषि उपजों के न्यूनतम गारंटी मूल्य निर्धारित करने के लिए कमेटी बनाने, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले 700 से अधिक किसानों के परिवार को आर्थिक मदद देने का वायदा किया था, जिस पर विश्वास करते हुए किसानों ने आंदोलन को स्थगित तो किया था, किंतु 2 माह में सरकार ने किसानों से किए गए वायदे को पूरे करने की दिशा में कोई पहल नहीं की, जिससे किसान आक्रोशित हैं। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने जिला मुख्यालय दुर्ग के
अलावा बोरी, नागपुरा और अंडा में विश्वासघात दिवस मनाया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। दुर्ग में संगठन की ओर से संयुक्त कलेक्टर जागेश्वर कौशल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। 13 महीना देश में किसानों का आंदोलन चला। केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से वादा किया कि किसानों को हम समर्थन मूल्य में न्यूनतम गारंटी देंगे। उसके अलावा शहीद हुए किसानों का उनका मुआवजा देंगे। पलारी जलाने, विद्युत बिल अधिनियम, इन तमाम चीज़ों पर सरकार ने वादा किया है और वादे का अमल नहीं कर रही सरकार, वादे से भाग रही है, वादे से मुकर रही है। इसलिए आज पूरा राष्ट्रीय पैमाने पर, देश पैमाने पर देश के किसान आज सड़क में सरकार को पुनः आग्रह कर रहे हैं, पुनः उनको चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार अपने वादे को अमल करे, किसानों की समस्याओं पर जो चर्चा हुई है उसका पालन करे, वादा निभाए। वादा खिलाफी करने वाली सरकार के खिलाफ आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। उसी कड़ी में दुर्ग जिला बोरी तहसील के तहत यहाँ पर किसान इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के वादा निभाने के खिलाफ पूरे देश में सरकार आज मैदान में उतरे हैं। यह एक चेतावनी है, आने वाले समय में किसान फिर सड़क में उतरने के लिए तैयार होगा। इसलिए सरकार से यह आग्रह है कि सरकार उसका पालन करे, लिखित समझौते पर अमल करे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है और हर बार की तरह इस बार भी सभी वर्ग इस बजट से भी कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बजट के पूर्व हमने भी व्यापारी, उद्योगपति, गृहिणी एवं युवाओं से जानना चाहा कि मंगलवार को पेश होने वाले बजट में अपने अपने लिए क्या अपेक्षाएं वो रखते हैं। सभी वर्गों के लोगों ने आम जनजीवन में रोजमर्रा की वस्तुओं को सस्ती करने की बातें कही। साथ ही हर वर्ग अपने अपने दिक्कतों को लेकर केंद्रीय बजट में राहत मिलने की अपेक्षा रखते नजर आए। देखिए कि आज की स्थिति से कितना असर एक व्यक्ति पर पड़ा है और वे केंद्रीय बजट में क्या चाहते हैं। युवा होने के नाते सबसे पहले मेरा एक डिमांड है मोदी जी से कि रोजगार पे ध्यान दिया जाए। आज सब रोजगार, सब पढ़ाई करके घर बैठे हैं और कोविड महामारी के कारण जिनको अगर हायर एजुकेशन के लिए भी जाना है वो भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ अपने देश में भी जॉब नहीं है, जॉब और कम होते जा रहे हैं। मैं ये डिमांड करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि रोजगार बढ़े। रोजगार बढ़ेगा तभी देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। और दूसरा डिमांड ये है सर, डे बाय डे हम लोग देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल, गैस, इसके रेट रैपिडली वो हाई होते जा रहे हैं, कम हो नहीं रहा, जिसके कारण हमारे डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स पे सब पे रेट बढ़ते जा रहे हैं, कोई भी चीज़ कम नहीं हो रहा। और बेरोजगार हूँ, उसके कारण मेरे जेब पे बहुत बुरा असर पड़ता है इसका। सर अगर मैं फॉर एन एग्जांपल, मेरे को अगर कोचिंग क्लास के लिए जाना है, कोचिंग क्लास की फीस अगर 1000 है, तो अब मेरे को अपने बाइक से जाना है तो वो कोचिंग फीस मेरे को 2500 प्लस पड़ रही है। उससे मेरा पूरा एजुकेशन, अभी तो जॉब है नहीं, जेब में पॉकेट में पैसा नहीं है, घर में भी गैस का दाम बढ़ने से बहुत असर पड़ा है। क्योंकि सर होम लोन, EMI वो तो सेम है, एज इट इज़ है, लेकिन जो इनकम है वो बहुत स्लो हो चुका है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए बजट लाया जाए, जिससे थोड़ा सा सब प्रोडक्ट्स पे GST को रिवाइज करें, थोड़ा प्रोडक्ट सस्ते हों, पेट्रोल सस्ता हो, जिसके कारण घर में फिर से इनकम दिखे। अभी ऑनलाइन सामानों को बढ़ावा मिल रहा है, तो मेरे फादर का शॉप है, ऑनलाइन बढ़ावा होने के कारण शॉप में इनकम डायरेक्टली हाफ हो गया है। एक कोविड के कारण भीड़ कर नहीं सकते मार्केट में, जिसका असर पड़ा है। शॉप में सर जितना होता था आज से 2 साल पहले, उसका इनकम डायरेक्टली हाफ या उससे भी आधा हो चुका है। सर सबसे पहले तो मैं अपने किचन को ही सोचूंगी कि अगर मेरे किचन का हालत इतना ख़राब हो चुका है कि कुछ समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें और क्या बनाएं और क्या नहीं बनाएं। जहाँ 2 सब्जी, दाल, चावल, रोटी बनता था, वहाँ तो बिल्कुल चाहे एक सब्जी से खा लो या दाल से खा लो, बस एक जो बोला जाए तो थाली की सूरत ही बिगड़ी हुई है। हमको खुद को भी नहीं अच्छा लगता है कि ऐसा कब तक चलेगा। और दिन प्रतिदिन तो देख ही रहे सर, कोविड महामारी के कारण मार्केट की स्थिति, ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा हो गई है और मार्केट की हलचलें कम हो गई हैं, तो ये एक आम जनता पे बहुत ही असर पड़ रहा है। और EMI जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कम करना चाहिए उनको। और जो आम आदमी की ज़रूरत की सामानें हैं उन पे GST स्लैब को का रिवाइज थोड़ा सा करना चाहिए, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। रोजगार पे बढ़ावा होना चाहिए। बोला जाए तो एजुकेशन लोन भी थोड़ा सस्ता होना चाहिए, ताकि हमारे मिडिल क्लास के लोग एक हायर एजुकेशन ले सके। जैसे एक स्टार्टअप बिजनेस अगर हमको करना भी है सर, तो उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा मिलना चाहिए सर। इसी के कारण तो हमारे घर का बजट बिगड़ा हुआ है। पेट्रोल, डीजल और गैस की वजह से ही तो सारा बजट बिगड़ा हुआ है। अगर यही सब की सुधार हो जाए सर, तो थोड़ा सा किचन की स्थिति तो बिल्कुल सुधर जाएगी। बच्चे रो पड़ते हैं कि मम्मी ये क्या बनाई है करके, तो ऐसी स्थिति हो गई है। तो किचन ही अगर हमारा सही नहीं रहेगा, तो अगर हम शरीर को ही सही नहीं रखेंगे, तो हम आगे काम क्या करेंगे सर। तो क्या चाहती हैं मोदी जी से बजट में? बजट में बस यही है कि थोड़ा सा एक ऑनलाइन शॉपिंग जो है, उसके कारण मार्केट का धंधा स्लो है और कोविड के कारण लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मार्केट में हलचल होने के लिए उनको कुछ करना चाहिए। पेट्रोल डीजल का रेट कम होना चाहिए। गैस का तो हालत देख ही रहे, हर घर में परेशानी है। यानी गैस अगर 2 सब्जी अगर है भी तो बनाने में गैस लगेगी, तो गैस का स्थिति ऐसा हो गया कि हम नहीं कर सकते उतने बजट में हमारा बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। जहाँ हमारे मिस्टर 10,000 ला के देते थे, आज 5,000 दे रहे हैं और सबके खर्चे तो वैसे ही हैं और EMI वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, कहीं कोई चीज़ की कमी नहीं हुई है सर।
इस बार के केंद्रीय बजट में बहुत अपेक्षाएं रहेंगी, क्योंकि एमएसएमई उद्योग जो है वो बहुत ही खराब हालत में आ चुका है। ये तो पिछले जो कोविड है 2 साल से चल रहा है, 2 साल से पहले भी बहुत खराब हालत में था और आज कोविड के कारण ये बिल्कुल ही खत्म होने की कगार में है। हमारी अपेक्षाएं ये रहेंगी एमएसएमई उद्योगों की कि जो कोविड में जो कोविड लोन दिए गए थे, सबसे पहले तो उसमें जो ब्याज दर जो लग रही हैं उसको माफ किया जाए ताकि उद्योग खड़े हो सके, और जो एमएसएमई उद्योगों को जो आज लोन दिए जा रहे हैं वो कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिए जाए, ताकि जो उद्योग आज बंद होने की कगार में हो चुके हैं कोविड के कारण वो अपने आप में खड़े रहें। दूसरी हमारी अपेक्षा ये है कि आज जो एमएसएमई उद्योग है उनको रॉ मटेरियल मिलता है, एंगल, चैनल, प्लेट, उसके रेट्स की कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। वो आज पिछले 2 सालों में 100% से ऊपर बढ़ गए उनके रेट, जिसके कारण आज उद्योग और बंद होने की कगार में आ गए हैं, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ने की पूरी संभावना है। हमारी केंद्र सरकार से ये अपेक्षा है कि इन जो रॉ मटेरियल के रेट हैं उनको जल्द से जल्द यूनिफॉर्म किया जाए और उन रेटों को कम किए जाए, ताकि जो उद्योग आज बंद हो रहे हैं वो अपने आप में खड़े रह सके, बेरोजगारी जो आने की संभावना है वो ना हो और उद्योग आगे चल सके, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनको बहुत ज्यादा टैक्स जाता है, जिससे इस देश का विकास होता है। देखिए, सभी व्यापारी समाज का ये मानना है कि कोविड के मार्च 2020 के बाद से, पहले लॉकडाउन के बाद से कोविड के कारण व्यापारी समाज को बहुत ज़्यादा क्षति और कोविड की लहर ने काफ़ी डैमेज किया है उन चीज़ों को। तो सभी व्यापारी वर्ग एक आशा भरी नज़रों से केंद्र सरकार की ओर देख रहा है कि टैक्स में कटौती को लेकर, जीएसटी में जो विसंगतियां हैं उनमें कुछ सुधारों को लेकर और व्यापारी समाज को प्राथमिकता दे केंद्र सरकार, ऐसा हम लोगों का मानना है। क्योंकि एमएसएमई में अभी ट्रेडर्स को भी उन्होंने जोड़ा है, एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम था लास्ट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट का। और व्यापारी समाज को एमएसएमई में जो अन्य सुविधाएं एमएसएमई के माध्यम से अन्य वर्ग को मिल रही हैं, वो रिटेलर्स को और ट्रेडर्स को, व्यापारी समाज को मिलनी चाहिए। एक टैक्स में छूट का बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि जिस तरीके से अभी इन 2-3 वर्षों में, 5 वर्षों में जो बदलाव हुए हैं टैक्सेशन को लेकर, जीएसटी आया उस कारण से, और सरकार चाहती है कि व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर की ओर, पक्के काम की ओर बढ़े। और हम लोग भी सभी व्यापारियों को प्रेरित कर रहे हैं कि ये जंजाल को दूर करके अपने काम को बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड पे रखें, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। तो केंद्र सरकार को भी उसमें टैक्सेशन को लेकर एक स्लैब और एक अच्छी वर्किंग बना के व्यापारी समाज को देना चाहिए, ताकि लोगों में प्रेरणा आए और प्रेरित हों लोग आगे बढ़ने को। महिलाओं के सशक्तिकरण, उन्हें शासकीय योजनाओं की जानकारी देने, जागरूक करने खुर्सीपार के वार्ड 46 और 45 में महिलाओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से महिला कांग्रेस नेता और समाज सेवी राजू चंदा उपस्थित हुए। यहाँ महिलाओं को सशक्त बनाने इनके द्वारा जानकारियां प्रदान। महिलाओं के सशक्तिकरण, महिला समूह के गठन, उन्हें स्वरोजगार मूलक शासकीय योजनाओं की जानकारी देने महिला कांग्रेस नेता राजू चंदा द्वारा निरंतर विभिन्न वार्डों में महिलाओं की बैठकें ली जा रही हैं। पहली बैठक हाउसिंग बोर्ड सूर्यकुंड तालाब, दूसरी बैठक कुरुद और तीसरी बैठक खुर्सीपार के वार्ड 45 और 46 में ली गई। सभी बैठकों में महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुईं। बैठक में राशन कार्ड, पेंशन, नोनी योजना, महिलाओं के लिए भवन, विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ, बाल विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई और अपनी मांगे जनप्रतिनिधियों और शासन तक पहुंचाने निर्णय लिया गया। वार्ड 46 में हुई बैठक की जानकारी राजू चंदा ने दी। मैं राजू चंदा बोल रही हूँ। पहले मैं महासचिव थी, अभी महामंत्री हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इन महिलाएं, पता नहीं है कि इतने सारे तकलीफ में हैं कि उन लोग क्या है पता नहीं है, जो ये महिलाएं लगातार जुड़े जा रही हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ प्रशासन की तरफ से कि उन लोगों के लिए, जो ऐसी महिलाएं हैं जो मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों के लिए काम नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले उस सरकार को प्रणाम करके, मैं आदरणीय भूपेश बघेल जी को, जो हमारे विधायक हैं देवेंद्र यादव जी, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरे जिला जो है सुभद्रा मैडम हैं, जो फूलो देवी है, मैं उन सब लोगों को यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी जो महिलाएं हैं आज इतनी पीड़ित हो गई हैं कि उनके पास में ना, आज देखो अब मुझे भी रोना आ रहा है इन लोग को देख के कि बेचारे मैदान में बैठे हैं अनाथ की तरह, जबकि इन लोगों को एक भवन होना चाहिए था, वो भवन नहीं मिल रहा है। तो ये कहाँ से गलत है इन लोग। जब हम इलेक्शन में आए थे तो इन लोगों को बहुत सारे ऐसे वादा किया
कि आप लोग को कुटीर उद्योग खोल के देगी हमारी सरकार, आप लोगों को पेंशन मिलेगा जो नहीं मिल रहा है। जिन लोग बहुत सारी ऐसी है विधवा महिला, जो गरीब महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन लोग को पेंशन नहीं मिल रहा है। तो वो मैं चाहती थी कि इन लोगों को सारा चीज़ मिले और भवन मिले, ताकि इन लोगों का एक खुद का कार्यालय हो और इन लोगों का ट्रेनिंग सेंटर हो जो बाल विकास के लिए। तो मैं वो जो सारे जितने भी बड़े अधिकारी हैं, हमारे जो नेता लोग हैं, जो बड़े इसमें हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि ये महिलाओं के लिए आज 1000 महिला यहाँ पे हैं। अभी कुर्सीपारा 46 नंबर में, जगदीश्वर के नंबर में घर में, इधर आयु एरिया में जो ये महिलाएं 100 महिलाओं को समिति बना करके इनका एक वो है। तो मैं चाहती हूँ कि इन महिलाओं को जगह तो दिया है मैं, लेकिन सरकार से मेरा निवेदन है कि इन महिलाओं को जो अधिकार है, ये छोटी सी अधिकार है जो इन लोग अपने लिए भवन मांग रहे हैं, जो इनका अधिकार है, जो पेंशन मांग रहे हैं इनकी अधिकार है, और जो इन लोग बाल विकास मांग रहे हैं वो इनका अधिकार है। हमारे देवेंद्र यादव जी बोले थे कि मैं आप लोगों के लिए बाल विकास दूंगा। मैं उनके पास गई थी, ये इन लोग तो अभी बोल रहे हैं बाल विकास के लिए, मैं तो 15 दिन पहले ही बाल विकास के लिए बात कर चुकी हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि देवेंद्र यादव जी से, जो हमारे आदरणीय जो विधायक है, जो हम सब महिलाओं के लिए ज़्यादा सोचते हैं और उनके वार्ड में भी बहुत सारा काम किया है, तो मैं अपने बेटे से ये कहना चाहती हूँ कि बेटा देवेंद्र यादव जी, आपको इस माँ के लिए, इन महिलाओं के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और ये जो इन लोगों के प्रति जो भावना है वो आप पूरा करिए। और मैं उन 70 वार्डों के जो पार्षद लोग हैं उनसे भी मैं निवेदन करती हूँ कि आपके वार्ड में उन महिलाओं का राशन कार्ड नहीं बना है, जिन लोगों का पेंशन नहीं, वो जो क्या क्या है आपके इसमें वो सारा हो, और महिलाओं को ये अधिकार भी दिया जाए कि अपने अपने वार्ड का वो सफाई करने का। जो हमारे नगर निगम में जो महापौर बने हैं, वो उन्होंने अपने वार्ड में इतना अच्छा काम किया है कि आज वो महापौर बने हैं। तो मैं उस महापौर से निवेदन करना चाहती हूँ कि आपके जो नगर निगम में जो भी सफाई का योजना आता है तो इस समिति को दिया जाए, ताकि वो अपना घर को अच्छा साफ करती हैं तो अपने मोहल्ले को भी साफ करके रखेगी। और ये मुझे आश्वासन है, क्योंकि मैं इन महिलाओं से मिली हूँ, तो वो उनका कहना है कि आप लोग हम ये भी अधिकार दो हम लोगों को। जो अभी जो हमारे सरकार है, जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी, उन्होंने एक अभी घोषणा करे थे कि नोनी योजना के लिए, तो मैं वो चाहती हूँ कि इनके बीच में वो नोनी योजनाएं भी हमारी जो रेल पटरी की इस तरफ पे महिलाएं हैं उन लोगों के लिए भी ये सारी योजनाएं दें। तो बस उनसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि वो हमारी सारी मांगे को पूरा करे और जल्द से जल्द ये महिलाओं के लिए कुछ आगे बढ़ के करें। बैठक में उपस्थित महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं जयप्रभा सिंह बोल रही हूँ, वार्ड 46 से, मिनी माता नगर से बोल रही हूँ। मैं आदरणीय चंदा माँ से कुछ कहना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए जो सहयोग कर रही है चंदा माँ, जैसे इलेक्शन के समय बोला गया था कि महिला पेंशन योजना, महिला कुटीर उद्योग योजना और बाल विकास के लिए और सुकन्या योजनाओं के बारे में बताया गया था, और जिससे हमारी पूरी महिला अम्मा की बात सुनकर, और पूरी 1000 नहीं, आज के डेट में 10,000 महिला इकट्ठा हुई है और इनके राय से सब खुश हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह की मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग ये है कि महिला पेंशन योजना जरूरी है, दूसरा हमारे कुटीर उद्योग के लिए, और तीसरा सुकन्या योजना, और चौथा है बाल विकास योजना। ये मांगे हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हमारी जो 10,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, हम सब गरीब घर से बिलोंग करती हैं, तो क्या सरकार हमारे लिए इतना कुछ नहीं कर सकती? तो वही गुहार है हमारा अम्मा जी को सामने रखते हुए और अम्मा जी की प्रेरणा को आगे करते हुए हम लोग इस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं और हम लोगों की मांग को पूरा करें। मेरा नाम जी सरस्वती रेड्डी है। मैं महिलाओं की समिति के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। उनकी जो भी परिस्थितियाँ हैं, आज तक सभी कहते हैं कि महिलाओं को ये कर देंगे वो कर देंगे। जब से हम चंदा माँ से जुड़े हैं, उनकी जो भी बातें सुने हैं हमें बहुत अच्छा लगा, प्रेरित लगा है। हम चंदा माँ से ये कहना चाहते हैं कि माँ, अगर आप हमारे लिए आगे आए हैं तो हमारी ये कुछ योजनाएं हैं जो आप पूरा कर सकते हो, ऐसा उम्मीद है। सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी जो मांगा है, जो भी मांग है वो पूरा करे। एक तो कुटीर उद्योग हमारे लिए, महिलाओं के लिए भवन नहीं है, हर जगह दुर्गा मंच, गणेश मंच सब बना जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए आज तक कोई भवन नहीं बना जो कि महिलाएं कुछ समस्याएं ले जाके कि कुछ बता सके। ऐसे हम लोग के लिए भवन चाहिए। सरकार से हम लोग ये चाहते हैं
कि महिलाएं हमारी समस्या जो भी है हमारे पास आके बताए। जो चंदा माँ के थ्रू हमारा जो भी समस्या हम बताते हैं, तो अम्मा के थ्रू से हमको लगता है कि हमारे जो भी कामना है, जो भी बातें हैं, वो पूरा कर सकते हैं। वहीं वार्ड 45 में हुई बैठक को लेकर महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे निवेदन करते हैं कि आज बहुत दुखी हो रहा है मुझे, मैं एक महिला होते हुए, कि आज हमारी महिला की ये दुर्दशा है कि वो रोड में बैठी है, जो बाहर बैठी है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि इन लोगों के लिए एक भवन दिया जाए, इन लोगों के लिए कुटीर उद्योग खोल के दिया जाए, इन लोगों को पेंशन दिया जाए, और इन लोगों को जो नोनी योजनाएं आई हैं वो सारे इन लोगों को दिया जाए। तो मैं उन सारे अधिकारी सारे सरकार से मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग आगे आइए और इन महिलाओं के लिए आप लोग थोड़ा सा कुछ करिए, तो मेरा भी सम्मान रहेगा। एक माँ को आपने आदर दिया, तो ताकि आप लोग देवेंद्र यादव से तो मैं बहुत उम्मीद करती हूँ, क्योंकि वो सारी महिलाओं के लिए पहले खड़े रहते हैं। तो मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपने बेटे से कि ये जो आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी लोग हैं, उनके लिए आप आगे आइए बेटा, और इनके लिए करिए। ये मेरी आवाज नहीं, ये इन सब की आवाज है। तो आप प्लीज आइए बेटा, और इन लोगों के लिए जो चाहिए आप उन लोगों को दीजिए। मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ। हम प्रतिमा बेहरा, मैं 45 नंबर वार्ड से आई हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हमारा महिला का एक 4 मुद्दा है। एक है महिला लोगों को पेंशन योजना नहीं मिल रहा है, एक है और बाल योजना वो भी नहीं हो पा रहा, कुटीर उद्योग महिला को चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। और महिला लोग कहीं भी देखो, आज महिला का भवन नहीं है बोल के ग्राउंड में बैठ के हम लोग मीटिंग वूटिंग जो भी लेना है लेते हैं खुले में, लेकिन हमारा के लिए भवन एक नहीं है, भवन एक चाहिए। मैडम से आपकी क्या अपेक्षा है? राजू चंदा जी से? राजू चंदा मैडम से हम लोग तो अम्मा से, तो वही के लिए तो हम लोग अम्मा से जुड़े हैं। तो ये हमारा महिला लोग के लिए कुटीर उद्योग हमको खोल के दे दे तो वही बहुत बड़ी बात हो जाएगा हमारा के लिए, क्योंकि महिला दूसरे महिला जाकर के प्लांट में काम करने के लिए जाते हैं, 120 रुपये रोजी कमाते हैं, उसमें कोई घर का भरपाई नहीं हो पाता है, बच्चे लोग को अच्छा शिक्षा भी नहीं दे पाते हैं। इसीलिए हम लोग को एक कुटीर उद्योग खोल के देंगे तो ठीक रहेगा। और बाल विकास भी हमारा में कुछ है नहीं है, और एक है कि महिला मीटिंग के लिए भवन एक नहीं है, और महिला लोगों को पेंशन भी नहीं मिल रहा। यही हम लोग को अम्मा से चाहते हैं। कौशल्या देवी, मैं बालाजी नगर से। मैं महिलाओं के लिए हम लोग 700 महिलाएं का संगठन बनाए हैं सर, लेकिन हमें अभी भी कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती है यहाँ से। ना तो हमें बाल विकास का सुविधा है, और ना तो हमें भवन का सुविधा है, और ना तो कोई महिलाओं को कोई कुटीर उद्योग का सुविधा है। यहाँ पे हम महिला अम्मा से जुड़े हैं, चंदा अम्मा से, तो हमारे को ये सुविधा देने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे महिलाओं के लिए ये सब सुविधा मिलनी चाहिए। और हमारे जो बच्चे लोग उनकी शादी उदी के लिए भी रहता है, सरकार से कुछ पैसा योजनाएं आती है, लेकिन वो भी नहीं मिल पाता है हमें वहाँ तक नहीं। जो गरीब आदमी है, हम कहाँ से बच्चे लोग उनका शादी कर पाएंगे, इसलिए हमें बहुत असमर्थ है कि हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए। बहरहाल महिला उत्थान को लेकर महिलाओं का संघर्ष जारी है। इन्होंने सफलता मिलने तक संघर्ष जारी रखे जाने की बातें कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर को लेकर प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बघेरा स्थित आनंद सरोवर के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। दुर्ग प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बघेरा स्थित आनंद सरोवर के विशाल सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी श्रृंखला का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू रहे। वहीं ब्रह्म कुमारी रीटा बहन एवं अन्य सभी अतिथियों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन में ताम्रध्वज साहू ने कहा कि एक समय था जब विश्व गुरु था, सारे विश्व का नेतृत्व भारत किया करता था, लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ और भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, जिसका 75 वर्ष पूर्ण हो गया है, जिसे हम आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मैं धार्मिक, सामाजिक और गैर सरकारी संस्थाओं से आह्वान करता हूं कि वह आगे आए और अमृत महोत्सव के संदेश को जन जन तक पहुंचाए। राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के लिए समर्पित 7 साल की पहल शामिल है। ब्रह्म कुमारी द्वारा इन पहलों के तहत 30 से अधिक अभियान और 15,000 से अधिक कार्यक्रम और इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। ब्रह्म कुमारी के संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के 53वें स्वर्गारोहण वर्षगांठ के अवसर पर ब्रह्म कुमारी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
से आप सब जुड़े हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये अभियान आपके सामने लाया गया है, इसको मन लगा करके आप स्वीकार करें और इसको अमली जामा पहनाएं, लक्ष्य तक पहुंचाने के काम करें। ये निवेदन आपसे करना चाहता हूं। अगर इस काम को हम लोग कर पाए तो आने वाली पीढ़ी हमारी खुशहाल होगी, क्योंकि आज आप देखते हैं आजादी का गलत अर्थ लगा करके लोग कितने ज्यादा घटनाक्रम रोजाना होता है आपके सामने। हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, कितनी सारी घटनाएं यहाँ पर रोजाना हो रहा है। ये आजादी का बहुत से लोग अर्थ ही गलत लगा करके कौन आज के इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत आदरणीय नेता जी, आपका भी गुलदस्ते के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। ऊंचे आसमान पंछी रहते हैं उड़ान, वैसे एवं भारत सरकार की सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है। वर्ष 2022 में 12 मास तक चलने वाली इस परियोजना में ब्रह्मा कुमारी से 4000 से अधिक सेवा केंद्र शामिल हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर सर्किट हाउस दुर्ग में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच द्वारा सामूहिक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोग, सामाजिक संगठनों के सदस्य भी शामिल हुए। वक्ताओं ने बापू के आदर्श, उनके विचारों पर प्रकाश डाला। उपस्थित जनों ने गांधी जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल, दुर्ग विधायक अरुण गोरा, दुर्ग महापौर सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। भाजपा राष्ट्रीय प्रदेश एवं जिला संगठन के आह्वान पर दुर्ग जिला भाजपा गंजपारा सदर मंडल के अंतर्गत विभिन्न वार्ड एवं बूथ स्तर पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। मन की बात कार्यक्रम की 50वीं कड़ी में गंजपारा सदर मंडल के अंतर्गत वार्ड 55 पुलगांव बूथ क्रमांक 180 पर मन की बात कार्यक्रम का वाचन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश मंत्री श्रीमती उषा टावरी, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रकाश साहू, पंडित सुरेश तिवारी, मंडल अध्यक्ष दीपक चोपड़ा, जिला भाजपा मीडिया प्रभारी केएस चौहान, मंडल महामंत्री राहुल पंडित, बूथ अध्यक्ष बलराम साहू, मनहरन साहू, जीतू राजपूत, पिंटू मंडावी एवं अन्य वार्डवासी और कार्यकर्ता शामिल होकर मन की बात का वाचन करते आए। वाचन कर रहे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। राष्ट्र और प्रदेश दोनों हमारे यहाँ संगठन का आह्वान था कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात बूथ स्तर में जाके, अपने अपने बूथ स्तर में जाके या कोई भी एक बूथ में जाके सुना जाए। उसी के तारतम्य में हम वार्ड 55 के 180 नंबर बूथ में बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ आज हमने मन की बात सुनी प्रधानमंत्री जी की, और उन्होंने जो विशेष ध्यान स्वच्छता अभियान और सिंगल यूज प्लास्टिक और आत्मनिर्भर के लिए जो कहा है और हमेशा बोलते हैं अपने मन की बात में, उस पे हमको ध्यान रख के देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। और कोरोना पे भी उन्होंने बात कही। बहुत खुशी की बात है कि आज 2-3 हफ्तों में ही हमारे युवाओं ने, बच्चों ने 60% टीका ले लिए और प्रिकॉशन डोज भी हमारे यहाँ काफी लगा है, जिससे कि कोरोना की रफ्तार में कमी आई है देश में। यही खुशी की बात है। आज माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 50वीं मन का बात का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को लगातार दुर्ग जिला संगठन और दुर्ग जिला के अंतर्गत सभी मंडलों में, गंजपारा सदर मंडल के अंतर्गत वार्ड 55 पुलगांव के बूथ क्रमांक 180 पे आज हमने इस कार्यक्रम को सुना। इस कार्यक्रम में हमारे बीच वरिष्ठ हमारी नेत्री आदरणीय श्रीमती उषा टावरी जी, जिला मीडिया प्रभारी केएस चौहान जी, महामंत्री राहुल पंडित जी एवं वार्ड 55 के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ हम सभी ने
मन की बात के कार्यक्रम को सुना। निश्चित ही उनके मन की बात का हर कार्यक्रम एक प्रेरणादायक और जीवन में संघर्षों को से लड़कर कैसे आगे बढ़ना है इस विषय पर हर विषय को रखते हैं और देश को कैसे हम आगे बढ़ाएं, इन बातों पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान रहता है। हम उनकी बात को सुनकर उनकी बातों का जरूर चरितार्थ करें, ऐसी हम आशा करते हैं। और सभी को आज के कार्यक्रम में जो आए उनको सभी को सादर धन्यवाद। मैं बलराम साहू 179 का बूथ अध्यक्ष, वार्ड क्रमांक 55 फुलगांव। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात की कार्यक्रम का 85वें एपिसोड में हम शामिल हुए। उसने देश के प्रति बहुत अच्छा बात बताया हमको कि देश में स्पोर्ट के प्रति, खेल के प्रति भावना क्या है और देश में स्वच्छता के बारे में बताया हमको। हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता एवं सभी से निवेदन करते हैं कि अच्छा से हमारे देश का कार्यभार सही ढंग से हो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। वहीं भाजपा किसान मोर्चा ने सोमवार को दुर्ग जिला अध्यक्ष विनायक ताम्रकार एवं 13 मंडलों के अध्यक्षों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की सोसाइटी में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम 5 बिंदुओं पर ज्ञापन प्रेषित कर सोसाइटी में खरीदे गए धान की मात्रा और मिलरों द्वारा धान उठाने की जानकारी ली गई। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा धान खरीदी के लिए 15 फरवरी तक समय सीमा बढ़ाने, रबी फसल हेतु खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने, असमय बारिश और ओला वृष्टि से नुकसान फसलों का सर्वे कर तत्काल राज्य सरकार से मुआवजे देने की मांग, लंबित अस्थायी बिजली कनेक्शन को स्थायी किए जाने तथा पिछले वर्ष के धान खरीदी का पैसा 1500 करोड़ रुपए तत्काल किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाने की मांग की गई। जो ये अस्थायी कनेक्शन है ग्रामीणों का, किसानों का, उसको स्थायी करने के लिए हमने ज्ञापन दिया हुआ है और हमारी मांग है कि जो 82% अभी खरीदी हुई है और उसके लिए और ज्यादा समय बढ़ाया जाए। हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि किसानों को जो घाटा होने वाला है, जो जल्दी लाने के लिए घाटा होता है, वो ना हो। बारदाना उनको महंगे में खरीदना पड़ता है, उनको ट्रांसपोर्टिंग ज्यादा लगती है, उनका वेस्टेज ज्यादा होता है। इस वजह से जो जल्दी जो बहुत कम समय दिया गया है धान खरीदी का, उसको ये बढ़ा दिया जाए और कुछ नहीं। आपको खरीदी तो 105 लाख क्विंटल ही खरीदनी है और उससे ज्यादा तो खरीदनी नहीं है। तो ये सिर्फ हमारा ध्यान हम आकर्षित करने आए थे। कलेक्टर साहब को, महोदय को हम ज्ञापन सौंपने आए। आश्वासन मिला है कि हम जल्द से जल्द खरीदी कर लेंगे और अगर मान लीजिए खरीदी नहीं की जाती है तो उसका और समय सीमा बढ़ा दी जाएगी। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।